नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम इसका एक 83वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर रोल इन प्लांट्स एंड डिफिशियंसी सिम्टम इन प्लांट्स। बात समझना, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में नाइट्रोजन के सिम्टम्स और इनकी डिफिशियंसी और इसका रोल प्लांट में क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बता दिया था। नाइट्रोजन ख़त्म हो गया था, इसेंशियल न्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो रहा है जिसमें से नाइट्रोजन ख़त्म हो गया था और फॉस्फोरस भी ख़त्म हो गया है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में और बाकी और भी जो जितने बचे हुए न्यूट्रिएंट हैं उनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि इनका प्लांट में क्या रोल होता है और प्लांट में जब ये जाते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्लांट किस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है, यानी कि प्लांट के हेल्थ पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हम जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पोटेशियम। पोटेशियम बोले तो पोटास, अगर मैं पोटेशियम में पोटास बोल रहा हूँ तो आप यही समझ जाइए कि ये पोटेशियम की बात हो रही है। मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ पोटास इज स्टोमेटा रेगुलेशन। प्लांट में जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है। ये आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, रंध्र इसको कहते हैं। हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होता है ये खुलता है और बंद होता है, मतलब उसका जो पत्तियों के अंदर बहुत महीन महीन से छेद होते हैं वो बंद होते हैं और खुलते रहते हैं। तो ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का मेन काम क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होता है इसको खोलने और बंद होने में सहायक होता है। मतलब जो स्टोमेटा खुलता और बंद होता है उसमें पोटेशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में ये काम कर रहा है। और इस तरीके से समझो कि रेस्पिरेशन जो होता है पत्तियों के अंदर, पौधे जो श्वसन करते हैं उसमें इसका इनडायरेक्ट रोल होता है। प्रोवाइड डिजीज रेजिस्टेंट टू प्लांट। पोटेशियम क्या होता है, एक तरीके का टीके के तरीके से काम करता है। जैसे हमको जो वैक्सीन लगती है तो हमको इससे डिजीज से रेजिस्टेंसी और इम्यून सिस्टम हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, उसी तरीके से पोटेशियम है। पोटेशियम क्या करता है कि किसी भी प्लांट के अंदर ये रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। मतलब कि अगर हमारे पौधे के अंदर और हमारे खेत में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो पौधों में बीमारी लगने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है वो पौधों को रेजिस्टेंसी देता है, यानी कि पौधों के अंदर रेजिस्टेंसी आ जाती है किसी भी डिजीज से लड़ने की। को फैक्टर्स फॉर एंजाइम। एंजाइम के लिए एक को फैक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा एंजाइम में। एंजाइम का एक को फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो एंजाइम होता है इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये पोटेशियम इसका को फैक्टर के तरीके से भी काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। मैंने एक दिन और पढ़ाया था, यही जब से मैं सॉइल साइंस ये पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है 2 या 3 लेक्चर पढ़े, मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो आपका पोटेशियम होता है ये क्वालिटी बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि गेहूँ है, धान है या कोई भी ऐसी फसल है, उसका जो हमको इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बाज़ार में बेचते हैं, उसमें अगर पोटास की कमी होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मतलब चाहे उसका स्वाद हो, चाहे उसका कलर हो, चाहे उसका देखने में उसका अट्रैक्टिवनेस हो, ये सब चीज़ें किसकी वजह से आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं पोटेशियम की वजह से, जिससे पौधे की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। पौधों के अंदर जो भी शुगर बनता है, शुगर का यहाँ मतलब है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जो भी यहाँ इसके अंदर बनता है उसके जो ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कहने का मतलब ये है कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में एनर्जी बनती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब जो एनर्जी बन गई वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्टार्च में, यानी कि शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में। फिर ये पत्तियों में तो इकट्ठा होगा नहीं, पत्तियों में नहीं होगा, वो अलग अलग जगह होता है। जैसे मूली में जड़ के अंदर चला जाता है, गेहूँ में गेहूँ के दाने में चला जाता है, धान में धान के दाने में चला जाता है, और जो सेब होता है उसमें सेब के फल में चला जाता है। तो एनर्जी अलग अलग जगह पर अलग अलग पौधों में स्टोर होती है। तो इसी चीज़ को ट्रांसलोकेट करने के लिए, बोले तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी पोटेशियम जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन।
इसके साथ साथ ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहने का मतलब कि एक तो क्लोरोफिल बनाने में यूज होगा और दूसरा स्टोमेटा को रेगुलेट करने में भी यूज होता है। इन प्लांट्स पोटेशियम आल्सो रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट एंड इंक्रीज फोटोसिंथेसिस रेट। कहने का मतलब ये है कि जब हम पोटेशियम डालते हैं तो इसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो जाता है और फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो तेज हो जाता है। मतलब पौधे सांस लेना कम कर देते हैं और प्रकाश संश्लेषण करना ज़्यादा कर देते हैं। अगर पौधे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो इसका यही मतलब होता है कि पौधे ज़्यादा उत्पाद बनाएंगे, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। बिकॉज इट इज स्ट्रेस अवॉइड पोटाश यूजफुल इन स्ट्रेस कंडीशन बिकॉज इट सिक्रेट्स 60 एंजाइम्स। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस अवॉइडर। कहने का मतलब अगर पौधे में कोई ऐसी स्ट्रेस कंडीशन आ रही है जिसकी वजह से पौधे का जो ग्रोथ है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए पोटाश काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो ये स्ट्रेस हो रहा है पौधे के ऊपर उसको पौधा रजिस्ट कर पाए। क्योंकि जो ये पोटेशियम होता है ये 60 तरीके का एंजाइम सिक्रीट करवाता है, 60 तरीके के एंजाइम का को फैक्टर होता है। जैसे मैंने बताया कि एंजाइम में ये इन्वॉल्व होता है, तो 60 तरीके के एंजाइम सिक्रीट कराने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The term luxury consumption is often used to describe nutrient absorption by the plant that does not influence yield। कहने का मतलब जो है कि जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं इसमें से पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि लग्जरी कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। लग्जरी कंजम्पशन के लिए मतलब जैसे इसको अगर मिल जाएगा तो ये अपनी आवश्यकता से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो हमारे खेत में पोटाश है, पौधे को जितना पोटाश चाहिए उससे ज़्यादा पोटाश हमारे खेत के अंदर है, तो पौधा क्या करेगा कि ज़्यादा पोटाश एब्जॉर्ब कर लेगा, खेत से ज़्यादा मात्रा में पोटाश एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन पर कोई डायरेक्ट बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैं एक बाइक की बात कर लो, एक बाइक है, अगर उसको हम 1 लीटर पेट्रोल डाल के चलाते हैं तो वो 60 किलोमीटर जाती है, ठीक। लेकिन मान लो उसी में अगर हमने 1 लीटर पेट्रोल के साथ साथ उसमें एक टूटी फ्रूटी आती है वो डाल दिया, एक तरीके का मोबिल ऑयल टाइप का होता है, वो डाल दिया 10-15 रुपए का, तो हमारा एवरेज जो है वो तब भी नहीं बढ़ेगा, मतलब 60 किलोमीटर तब भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पौधे को जितना रिक्वायर है उतना तो देना ही ज़रूरी है, लेकिन अगर उससे हम ज़्यादा भी दे देते हैं तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि फॉस्फोरस जो है और नाइट्रोजन जो है इसको पौधे फालतू का एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जितनी उनकी ज़रूरत होती है केवल उतना ही एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन पोटाश की कंडीशन में ऐसा नहीं है। पोटाश अगर पौधे को ज़्यादा मिल जाएगा तो पौधे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी अच्छी सी ग्रोथ करेंगे। इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अब कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पोटाश देने की वजह से कोई हमको एक्स्ट्रा यील्ड नहीं मिल जाएगी। जैसे मान लो कि 10 किलो पोटाश देते थे तो 50 किलो गेहूँ होता था, तो ऐसा नहीं है कि हम 15 किलो अगर पोटाश दे देंगे तो हमारा गेहूँ 50 की जगह पर 60 हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब पौधे की जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर पौधा ले भी रहा है तो वो केवल अपने लिए ले रहा है, उसका हमारे लिए कोई यील्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लग्जरी कंजम्पशन के लिए ये जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि लग्जरी कंजम्पशन के लिए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो माना जाता है लग्जरी कंजम्पशन के लिए, तो आपका कौन सा एलिमेंट है या कौन सा न्यूट्रिएंट है, उस न्यूट्रिएंट का नाम है पोटेशियम। इसके बाद अगर हम बात करें डिफिशियंसी सिम्टम की, मतलब कि अगर पोटाश की कमी हो जाती है किसी पौधे में तो वो किस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, किस तरीके के संकेत देगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो पौधा है इसके अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है। सबसे पहला, स्पॉट ऑफ डेड टिश्यूज एट टिप ऑफ द लीफ। जो टिप ऑफ द लीफ होता है यानी कि पत्तियों का जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है, बोले तो ये वाला पोर्शन देखो, ये पत्तियों का टिप है, मतलब ये बिल्कुल आगे वाला पोर्शन है। यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं। देखो यहाँ के जो टिश्यूज हैं यानी कि यहाँ के जो ऊतक हैं वो डेड हो गए हैं। स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑन मार्जिन ऑफ बॉटम लीव्स, यानी कि जो पौधों के नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं, जो पौधों में नीचे वाले ब्रांच की पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों की जो मार्जिन होती है उसमें स्कॉर्चिंग और बर्निंग टाइप का इफेक्ट आ जाता है। स्कॉर्चिंग और बर्निंग टाइप का इफेक्ट का मतलब लगता है ऐसे कि जैसे इस पत्ती के नीचे
आग जला दी गई थी। जैसे कभी किसी पेड़ के नीचे आग जला दो और ज़्यादा तेज़ से अगर उसकी लपट चली जाती है तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं कुछ दिन बाद इसी तरीके की हो जाती हैं, मतलब उसके अंदर का जो क्लोरोफिल होता है वो मर जाता है, पत्तियां बिल्कुल डेड हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं स्कार्चिंग या बर्निंग इफेक्ट। तो पौधे के जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं वहाँ की जो बॉटम वाली लीफ होती है, यानी कि ज़मीन के नीचे वाली जो लीफ होती हैं उन लीफ में स्कॉर्चिंग और बर्निंग टाइप का इफेक्ट आ जाता है अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है। इसकी वजह से डिजीज़ कौन सा होता है? रोसेल और डाईबैक डिजीज। डाईबैक क्या मतलब? डाईबैक का मतलब उल्टा मरना। जैसे डाईबैक में क्या होता है कि मान लो एक पूरा ये पौधा है, ठीक, इस तरीके का एक पूरा पौधा है, यहाँ नीचे उसकी जड़बड़ है। अब क्या होगा कि डाईबैक में सबसे ऊपर जो पौधे का सबसे ऊपर वाला पत्ती होगी, सबसे ऊपर वाली जो ब्रांच होगी, पहले वो डैमेज होगी, वो फिर सूखेगी, फिर धीरे धीरे ऊपर से पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं हम डाईबैक। डाईबैक कब होता है? डाईबैक होता है जब हमारे पौधे के अंदर पोटास की कमी हो जाती है। इसके बाद अब हम अगले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। वो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल। जो पौधों के अंदर सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, उसको बनाने में कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम इमोबाइल इन प्लांट्स एंड डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर ऑन द मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन। कहने का मतलब कैल्शियम इमोबाइल होता है प्लांट के अंदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, कैल्शियम जहां बनेगा वहीं पड़ा रहेगा। अब पौधों के हर भाग में कैल्शियम बनता रहता है, इसलिए ये नहीं सोचने वाली बात है कि कैल्शियम केवल पत्ती में बना है तो पत्ती में ही पड़ा रहेगा, यानी कि तने वने में कहाँ से मिलेगा कैल्शियम, ऐसा नहीं है। हर जगह बनता है पौधों में। जैसे हम लोग केवल मुंह से खाते हैं, पौधे केवल मुंह से ही नहीं खाते हैं, उनके बॉडी में जितनी सेल होती हैं सब अपना जो, अगर हरी सेल है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, सब जगह पाया जाएगा। इसी तरीके से जो कैल्शियम होता है वो इमोबाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, पौधों में एक ही जगह पर पड़ा रहता है। इसके जो डिफिशियंसी सिम्टम होता है वो मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन में दिखता है, यानी कि पौधे का जो ऊपरी पोर्शन होता है वहाँ पर इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि ये देखो, ये एक पौधा है, पौधे का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें कर्लिंग आ गई है, टर्मिनल बड जो होता है इसका ये डाई हो जा रहा है, मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल पोर्शन का जो बड है, यानी कि आँख है, वो सूखने लगता है, वहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, ऐसे क्रैंकलिंग टाइप का हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं और अंत में फिर यह क्या होगा, पीला पड़ के डेड हो जाएंगी पत्तियाँ। इसकी वजह से डिजीज़ कौन सा होता है? टिप हुक आर कर्ल्ड मार्जिन ऑफ द लीफ, मतलब कि पौधे की जो सबसे ऊपर वाली पत्तियाँ होती हैं, सबसे ऊपर वाला जो पौधे का पार्ट होता है उसके अंदर कर्लिंग टाइप की और हुकिंग टाइप की स्टेप आ जाती है। हुकिंग टाइप का मतलब देखो, ये पत्ती है, पत्ती ऐसे मुड़ गई है, लग रहा है जैसे किसी ने एक कटिया फंसा दी, जैसे मछली मारने वाली जो कांटी होती है, ऐसे लगता नहीं है, ऐसे होता है, उसी टाइप की पत्तियां हो जाती हैं, तो हुकिंग टाइप का हो जाता है। और उसके बाद कर्ल मार्जिन हो जाता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे मान लो कि पत्तियां कैसे हो गई हैं, कर्ल हो गई हैं, मुड़ गई हैं, जैसे हमारी हथेली हो जाती है, बीच में गड्ढा और दोनों तरफ कैसा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, इसी तरीके से होता है। मतलब पत्ती तोड़ लो तो उसके अंदर पानी आराम से भर ले जाओगे, दोनों तरफ से ऐसे पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं या नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये कंडीशन आपको देखने को दिख रहा होगा कि पत्तियों का जो किनारा है वो नीचे की तरफ मुड़ गया है और एक दोने जैसा बन गया है। इसके कमी से एक डिजीज़ और होती है, और वो डिजीज़ होती है टमाटर के अंदर। टमाटर में क्या होता है, ब्लॉसम एंड ऑफ टोमेटो, इसको BAR बोलते हैं, ब्लॉसम एंड रूट, ब्लॉसम एंड रॉट। एक तरीके की रॉटिंग होने लगती है, एक तरीके से सड़ना समझ सकते हो। कैसे सड़ता है? जो टमाटर होता है, टमाटर का जो टिप वाला पोर्शन होता है, यानी कि जहाँ पर हरा हरा भुंडी लगी होती है टमाटर में, जो हरे हरा टिप होता है जिससे पौधे से जुड़ा होता है टमाटर, वो वाला पोर्शन नहीं, उसका जस्ट नीचे वाला पोर्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस वाले पोर्शन की नहीं बात कर रहा हूँ, ये जो हरा वाला पोर्शन, इसकी नहीं, इसके जस्ट नीचे वाले, इसके जस्ट नीचे कैसा होता है, इस तरीके का। तो ये ब्लॉसम एंड टाइप का ये डिजीज़ देखने को मिलती है टमाटर में। इसके बाद अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम पौधों में क्या करता है, इसकी कमी से क्या होता है? एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अभी तक मैंने पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा क्लोरोफिल के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट है।
और इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम इज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे केमिस्ट्री में, तो इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। लीव्स बिगिन मोल्टेड एंड क्लोरोटिक देन रेडिश एंड अपवर्ड कपिंग ऑफ द लीफ। कहने का मतलब ये है कि पहले किनारे वाली पत्तियां जो होती हैं वो क्लोरोटिक हो जाएंगे। क्लोरोटिक बोले तो धीरे धीरे हरापन उनके अंदर का खत्म हो जाएगा, इस तरीके का हरापन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपवर्ड कपिंग हो जाता है। अपवर्ड कपिंग का मतलब ऐसे पत्तियां दोनों किनारे से इसे ऊपर की तरफ मुड़ेंगी और बन जाएगा एक दोने जैसा आकार हो जाएगा। जैसे पानी भरोगे तो जैसे दोने में पानी भरते हैं उस तरीके से पत्तियों में पानी आराम से हम भर सकते हैं। ये मैग्नीशियम में होता है। जबकि उसमें किस तरीके से हो रहा था, अभी इससे पहले मैंने कैल्शियम पढ़ा, कैल्शियम में नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ रही थी, इसमें ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं। अब इसमें जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? सैंड डाउन डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको के अंदर सैंड डाउन डिजीज होती है। इस तरीके का सिम्टम दिखाई देता है सैंड डाउन डिजीज में, सॉरी सैंड ड्रॉन डिजीज। ये कौन सी डिजीज है? ये टोबैको में लगती है। इस तरीके का सिम्टम तो हमारी जो टोबैको की पत्ती होती है वो प्रोड्यूस करने लगता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले न्यूट्रिएंट की। अगला न्यूट्रिएंट अपन का क्या है? वो है सल्फर। सल्फर क्या करता है? इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इन सम अमीनो एसिड, एग्जाम्पल सिस्टीन एंड मिथायोनिन। सिस्टीन एंड मिथायोनिन, ये तीन तरीके के जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, इनके अंदर सल्फर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। याद कर लीजिए कि कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, तो वो है सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथायोनिन। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इज थायोबैसिलस। पौधे के और सॉइल के अंदर एक तरीके का सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे पौधे इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड जोन में देखो एक चीज़ और मैंने बताया था कि जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें दो न्यूट्रिएंट को छोड़कर, दो तीन न्यूट्रिएंट को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सबको ऑक्सीडाइज जोन में ही पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। रिड्यूस्ड जोन में अभी फिलहाल के लिए मुझे केवल एक याद आ रहा है, नाइट्रोजन है, जो कि ऑक्सीडाइज जोन और रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी दोनों तरीके से अगर हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो भी पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बाकी अधिकतर जो एलिमेंट हैं, अधिकतर जो न्यूट्रिएंट हैं, उनको पौधे ऑक्सीडाइज्ड करके लेते हैं, यानी कि जब उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है तब वो इस कंडीशन में आते हैं कि पौधे उनको एब्जॉर्ब कर पाएँ। इसी तरीके से अपना सल्फर है, सल्फर एक बैक्टीरिया के संपर्क में आता है जिसका नाम है थायोबैसिलस। फिर ये जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया है ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सल्फर इज एसेंशियल फॉर ऑयल सीड्स, मतलब जो हमारा ऑयल सीड है, ऐसे समझ लो कि अगर हमको किसी चीज़ को मीठा करना है और किसी चीज़ में तेल की मात्रा बढ़ानी है तो हमको सल्फर डालना है। फिर से एक बार समझ लो, जैसे गन्ने के अंदर हमको मिठास बढ़ानी है तो हम सल्फर डालेंगे, और मस्टर्ड है, सरसों, लाही, तीसी, इनके अंदर अगर हमको तेल की मात्रा बढ़ानी है, तिल, इनके सबके अंदर अगर हमको तेल की मात्रा बढ़ानी है तो क्या डालेंगे? सल्फर डालेंगे। इसलिए सरसों की खेती करते समय सल्फर ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। और इसके साथ साथ जो पल्सेस होती हैं ये भी सल्फर मांगती हैं, मतलब जो हमारी दलहनी वाली फसलें हैं इनमें भी सल्फर डालना जरूरी होता है, बिकॉज इट इम्प्रूव ऑयल कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस रिस्पेक्टिवली। ऑयल सीड में ऑयल बढ़ा देगा और जो हमारी दलहनी फसल है उसके अंदर प्रोटीन बढ़ा देता है। कौन? सल्फर, क्योंकि सल्फर एमिनो एसिड का पार्ट होता है। कुछ एमिनो एसिड, ये 4 तरीके के एमिनो एसिड होते हैं, 3 तरीके के, जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, और जो एमिनो एसिड हैं इन्हीं से प्रोटीन बनता है। तो सल्फर से एमिनो एसिड बन गया, एमिनो एसिड से प्रोटीन बन गया, मतलब इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि प्रोटीन बनाने में सल्फर इंपॉर्टेंट होता है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, तो हमारी जो पल्सेस हैं जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन के लिए ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं पल्सेस, तो इसके अंदर हमको सल्फर जरूर डालना चाहिए। थाई यूरिया एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर लीटर स्प्रे ऑन स्टैंडिंग क्रॉप
बेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर डिफिशियंसी। अगर किसी पौधे के अंदर सल्फर की डिफिशियंसी हमको देखने को मिल रही है, मतलब पौधों के अंदर सल्फर की कमी देखने को मिल रही है, तो हमको थायोयूरिया का घोल बनाकर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर डाल देना चाहिए। थायोयूरिया के अंदर सल्फर भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये मैंने जब फर्टिलाइजर पढ़ाया था तब बताया था कि थायोयूरिया में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों पाया जाता है। तो अगर थायोयूरिया का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक घोल बना लेंगे, मतलब ऐसे समझ लो कि 5 लीटर अगर हम पानी लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम थायोयूरिया डालकर इसका स्प्रे कर देंगे, तो नाइट्रोजन की कमी और सल्फर की कमी दोनों एक साथ ही दूर हो जाएगी। अगर हम डिफिशियंसी सिम्टम की बात करें कि सल्फर की कमी से कौन सा सिम्टम डेवलप होते हैं पौधों के अंदर, तो डिफिशियंसी सिम्टम रिजेंबल टू बी द नाइट्रोजन डिफिशियंसी बट यंग लीफ आर पेल ग्रीन और लाइटिस येलो विदाउट एनी स्पॉट। बिना किसी स्पॉट के इस तरीके के पीली हो जाती हैं पत्तियां, और बाकी अगर पत्तियां पीली होती हैं किसी दूसरे एलिमेंट की कमी से तो उसके अंदर स्पॉट बनता है, लेकिन सल्फर में स्पॉट नहीं बनता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी तो पेल ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब जैसे जैसे हरापन है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, देखने में ऐसा लगता है जैसे नाइट्रोजन की कमी है। तो इसीलिए थायोयूरिया डालो, नाइट्रोजन की कमी और सल्फर की कमी दोनों एक साथ दूर हो जाएगी। डिजीज इसकी वजह से कौन सा होता है, अकोसी डिजीज होती है H2S की जब ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसकी अधिकता की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक तरीके का कंपाउंड होता है, इसकी जब अधिकता हो जाती है किसी सॉइल के अंदर या पौधे के अंदर धान के, तो क्या हो जाता है, अकोची डिजीज देखने को मिलती है हमको धान के अंदर। ठीक, अकोची डिजीज देखने में इस तरीके का होता है, जो धान का जो वो होता है, धान का जो ग्रेन होता है उस पे इस तरीके का सिम्टम देखने को मिल जाता है। हल्का सा ऐसा लगता है जैसे हल्का सा ब्राउनिश ब्लैक कलर का उस पर स्पॉट देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अकोची डिजीज। इस तरीके का देखने में लगता है अकोची डिजीज। क्यों होता है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा हो जाता है पौधे के अंदर। टी येलो डिजीज ऑफ टी, मतलब चाय की जो पत्तियां होती हैं ये भी पीली पड़ जाती हैं, किसकी कमी से, सल्फर की कमी से। तो सल्फर की कमी से दो चीज़ें, एक तो सल्फर की कमी से ऑयल कंटेंट गड़बड़ हो जाएगा, पल्सेस के अंदर प्रोटीन गड़बड़ हो जाएगा। धान के अंदर अगर ज़्यादा हो गया सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड तो अकोची डिजीज हो जाएगी। अगर कम हो गया चाय की पत्ती में तो पत्तियां, चाय की पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयरन की। आयरन क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज इट कैटलिस्ट ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस, रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज इट कैटलिस्ट ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ये रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज इट कैटलिस्ट ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस। इसकी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, क्योंकि क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये कैटलिस्ट का काम करता है। फिर से एक बार समझना कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन में आयरन जरूरी होता है, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी ना हो तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पौधों के अंदर आयरन की भी कमी नहीं हो, क्योंकि अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो फिर नाइट्रोजन की कमी हो ही जाएगी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्ट एज O2 कैरियर, यानी कि लेग हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब ये है कि आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के कैरियर की तरीके से काम करता है। हमारी जो रेस्पिरेशन रेट होता है, मतलब पौधों के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है आयरन। एक्ट एज एंजाइम इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें एक एंजाइम के तरीके से काम करता है हमारा जो आयरन होता है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है आयरन की, इंटरवेनल कंप्लीट क्लोरोसिस बट मेन वेन रिमेन क्लोरोटिक ग्रीन। कहने का मतलब ये है कि जो पौधों की पत्तियों में जो वेन्स होती हैं, पौधों की पत्तियों के अंदर वेन्स बोले तो नसें होती हैं, पौधों के अंदर की जो पत्तियों की जो नसें होती हैं ये तो हरी कलर की रहती हैं। ध्यान से देखो, सब हरी हरी हैं, जितने भी, चाहे पतली वेन्स हो चाहे मोटी वेन्स हो, ये सभी वेन्स क्या हैं,
हरे कलर की हैं, लेकिन जो पत्तियों का और रेस्ट पार्ट बच जाता है वो सब कैसा हो जा रहा है, वो सब पीला पड़ जा रहा है। ये होती है आयरन डेफिशिएंसी का सिम्टम कि हाँ पौधों के अंदर आयरन की कमी हो रही है। स्कॉर्चिंग ऑफ लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन में जब ज़्यादा इसको अगर सही नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में इस तरीके का सिम्टम दिखेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कॉर्चिंग आएगा, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे से सूखना शुरू कर देंगी। येलोइंग लीफ बिल, येलो लीफ बिकम येलोइंग और आयरन क्लोरोटिक इन ग्राउंडनट, आयरन क्लोरोसिस हो जाती है ग्राउंडनट की, ग्राउंडनट की जो पत्तियां होती हैं उसमें आयरन क्लोरोसिस देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा है वो मैग्नीज है कि मैग्नीज क्या क्या काम करता है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और इसकी डिजीज कौन कौन सी हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में यूज होता है। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम ये क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का कोफैक्टर ये होता है। कोफैक्टर एंजाइम का और कौन होता है, सल्फर होता है, ये भी मैंने बताया था। मैग्नीज टॉक्सिसिटी का क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, कॉटन की रीफ होती है जो क्रिंकल हो जाती है, क्रिंकलिंग टाइप का उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये मैं आगे जब आपके कॉटन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा। डिफिशियंसी डेड स्पॉट ऑन लीफ, लीफ के अंदर डेड स्पॉट देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे बीच बीच में ऐसे पत्तियों पर स्पॉट बन जाएंगे जहाँ के सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो मर जाएंगी। लीफ बिकम क्लोरोटिक बट स्मॉलर वेन्स रिमेन ग्रीन, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो ग्रीन रहती हैं, बाकी और जो बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं और उसके अगल बगल वाली जो पत्तियाँ होती हैं इस तरीके से पीली पड़ जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैग्नीज है और उसके बाद जो आयरन है इसके अंदर क्या डिफरेंस है। मैग्नीज में सबसे पहले तो जो नई वाली पत्तियां होती हैं इनमें जो मेन वेन होती है वहाँ से पीलापन देखने को शुरू होता है, जबकि इसमें इस तरीके से नहीं होता। इसमें इंटायर जो पूरी पत्तियां होती है एक तरीके से उसमें पीलापन देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे ये धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ फैलेगा। अभी ध्यान से देखो तो ये इन पत्तियों पर नहीं है। एक बार अगर मैं ध्यान से दिखाऊं शायद आप देख पाएँ। यहाँ देखो ये बीच में ये पीला है, लेकिन किनारे किनारे अगर देखेंगे आप तो किनारे वाली पत्तियाँ अभी हल्की हल्की सी हरी हैं, तो ये धीरे धीरे बाद में फिर से पीला हो जाएगा। तो ये डेवलप होने का सिम्टम अलग अलग है। इसके बाद अगर हम बात करें लीफ बिकम क्लोरोटिक बट स्मॉलर एंड रिमेन ग्रीन, डिजीज इसके वजह से कौन होता है। पहला ब्लाइट इन शुगर केन, शुगर केन के अंदर पहला ब्लाइट होता है, इस तरीके का एक सिम्टम देखने को मिलता है। आगे जब मैं शुगर केन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा। ग्रे स्पाइक ऑन बार्ले, बार्ले और ओट की जो क्रॉप होती है इसमें ग्रे स्पाइक देखने को मिलता है, उसका जो स्पाइक होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है। मार्स स्पॉट ऑफ पी, पी के अंदर एक मार्स टाइप का स्पॉट देखने को मिलता है। तो ये सब सिम्टम किसके होते हैं, मैग्नीज की कमी के होते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कॉपर, टिप एंड मार्जिन ऑफ यंग लीफ सो क्लोरोसिस, जो टिप और मार्जिन होता है नई नई पत्तियों का उसके अंदर क्लोरोसिस देखने को मिलता है। इस तरीके से क्लोरोसिस होता है। इट इज कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन का ये कंपाउंड होता है एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक मैंने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कौन जरूरी है, पोटास, उसके साथ साथ कॉपर, ये डायरेक्टली जरूरी होते हैं। रोजेटिंग एंड एक्सेस गमिंग, मतलब इस तरीके से ज़्यादा गम निकलने लगता है, मतलब कि जहाँ पर अगर कोई डेड टिश्यू हो जाएगा, कहीं पर कट लग जाएगा तो इस तरीके से गमोसिस होने लगता है, ढेर सारा गम निकलने लगता है। किसकी वजह से, कॉपर की डेफिशिएंसी हो। अगर जो कॉपर की कमी हो जाती है पौधों के अंदर तो इस तरीके से ढेर सारा गम निकलता है, गोंद निकलने लगता है। गमोसिस एंड जेंथोथीमिया डिजीज इन सिट्रस, जेंथोमेनिया डिजीज और गमोसिस ये किस में लग जाता है, सिट्रस के अंदर। सिट्रस के अंदर गमोसिस हो जाता है, मतलब ढेर सारा गम निकलने लगता है, और जेंथोमेनिया डिजीज भी हो जाती है किसमें, सिट्रस में। किसकी कमी से, कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से सिट्रस में क्या होता है, जेंथोमेनिया, और क्या होता है, गमोसिस। गमोसिस में क्या होता है, ढेर सारा गम निकलता है। ठीक। डाईबैक एंड रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सिट्रस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर, कॉपर की कमी से डाईबैक होता है किसमें, सिट्रस में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एएफओ में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि सिट्रस में डाईबैक डिजीज किसके कमी से होता है, तो आपका
कॉपर की कमी से ये देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में केवल यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा जो एफर्ट है वो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मुझे अपनी जॉब भी करनी होती है, साथ में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छा क्वालिटी कंटेंट बराबर मिलता रहे। कई बार क्या होता है कि मैं जो वादा करता हूं नहीं पूरा कर पाता हूं, क्योंकि जॉब का थोड़ा प्रेशर होता है और उसके साथ साथ अभी थोड़ी सी संसाधन की मेरे पास थोड़ी कमी चल रही है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट बराबर मिलता रहे। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ लोग देखना चाहते हैं। मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो में इंगेजमेंट आपकी अच्छी है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।